नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर एक बार फिर से। आज की हम वीडियो में उपस्थित हुए हैं सामान्य अध्ययन के टेस्ट नंबर 2 को लेके, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करेंगे जो आपके यूपीजीआईसी लेक्चरर और यूपीपीएससी प्री आईबीपीएस इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पकी मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो पूछ रहा है किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। आपके ऑप्शन है गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। इसका सही जवाब हो जाएगा गाय, क्योंकि देखिए हाथी भी उसमें थे, बाघ का भी मिलता है, गैंडे का भी मिलता है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाती है तो सबसे पहले जो वेद आपका आता है ऋग्वेद, उसमें ही सबसे पहले गाय का जिक्र मिलता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है। इसीलिए गाय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। तो पूछ रहा है स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड मेयो, आचार्य विनोबा भावे, लॉर्ड रिपन या महात्मा गांधी। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड कर्जन। तो इधर जो है कि गवर्नर जनरल दे रखे हैं और आपको क्या पूछेगा कि इसमें मैचिंग करना है। तो अगर हम देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था 1765 में, जब बक्सर युद्ध के पश्चात उन्होंने जो संधि की थी, तो उसके पश्चात इलाहाबाद संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन शुरू हो गया। तो 3 ऑप्शन हो जाएगा पहले का। विलियम बेंटिक साहब की मदद से अंग्रेजी शिक्षा जो है कि पास की गई थी मैकाले मिनट के द्वारा। चार्ल्स मेटकाफ साहब ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया था, इसीलिए इनको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो अध्यादेश जारी करने की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत जो गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग पूछ रहा है। तो देखिए जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम या ग्राम पंचायत। तो देखिए जिला पंचायत या पंचायत समिति, ग्राम या ग्राम पंचायत में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि पंचायती राज 3 स्तर पे होता है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊपर क्षेत्र स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे क्षेत्रीय पंचायत या पंचायत समिति भी कहीं कहीं कहते हैं, और थर्ड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है जिला पंचायत समिति या जिला पंचायत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। तो देखिए संघ बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, इसलिए ये तो हो गया फंडामेंटल राइट। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है, ये भी फंडामेंटल राइट हो गया। और जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ये भी मूल अधिकार हो गया। केवल निर्वाचित होने का अधिकार यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में काम करने या पार्टिसिपेट करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित किया जाता है? जिस तरीके से आपके जो संविधान में 3 पिलर की बात की गई है, अर्थात विधायिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका, तो ये 3 पिलर माने जाते हैं, यानी कि 3 स्तंभ। इसमें चौथा स्तंभ जोड़ा गया है प्रेस तथा समाचार पत्र। तो ये जोड़ा मतलब संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसको माना जाता है व्यवहार के रूप में यानी प्रैक्टिकली रूप में। तो फोर्थ स्तंभ कौन सा हो जाएगा? प्रेस तथा समाचार पत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कहने का मतलब मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात की गई है फंडामेंटल राइट में। प्राइमरी स्तर पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21A में कहा गया है।
फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेध आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया शोषण के अधिकार, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, जो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार, समानता का अधिकार। तो देखिए ये जो समानता का अधिकार 14 से 18 है, ये जब हमारा संविधान लागू हुआ था तभी हमें मिल गया था। काम का अधिकार जो है कि डीपीएसपी में आता है, और साथ ही साथ संपत्ति का अधिकार भी 78 नंबर के जो अमेंडमेंट था, यानी 78वां अमेंडमेंट जो किया गया था, सॉरी ये 78वां नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 1978 में बल्कि ये अमेंडमेंट किया गया था, और उस अमेंडमेंट का नाम था 44 अमेंडमेंट, जो बीजेपी अर्थात जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था। तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को तो आर्टिकल 300 क में डाल दिया, या 300 अ कह दें, ए कह दें, तो ये तो हो गया कानूनी अधिकार। लेकिन शिक्षा का अधिकार जो RTE क्या था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से एक्टिवेट होता है, यानी कि लागू होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, यानी कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन डीपीएसपी में शामिल नहीं है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, ये भी शामिल है। 14 वर्षों तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गौवध निषेध करना, ये भी शामिल है, और निजी संपत्ति की समाप्ति करना ये शामिल नहीं है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी वाला, क्योंकि निजी संपत्ति की समाप्ति करने की बात नहीं की गई है। और अब बात उठती है कि 14 वर्षों तक बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 2002 में हुआ था, कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002। उसके बाद जो है कि इसको फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया, लेकिन ये 2002 से पहले ये जो है कि आर्टिकल 45 के तहत डीपीएसपी में ये शामिल था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें निजी संपत्ति की समाप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है, मतलब क्या इसका तात्पर्य है या इसका क्या उद्देश्य है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को अधिक सार्थक बनाना, और विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी है जो असंवैधानिक हो और विनाशक हो, यानी कि समाज के लिए विनाशक होनी चाहिए। तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए ही मौलिक कर्तव्य की संकल्पना लाई गई है। यानी एक व्यक्ति जो एक नागरिक है, जिसको अपने अधिकारों के प्रति जितना सचेत है, उतना ही अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? आंसर हो जाएगा आपका पशुपति। नेक्स्ट देखते हैं। मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याणकारी की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, डीपीएसपी में शामिल किया गया है। जबकि संविधान की प्रस्तावना में बहुत सारे उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि राज्य कल्याणकारी होगा, लेकिन सामान्यतः राज्य लोक कल्याणकारी की जो संकल्पना हमें डीपीएसपी में साफ साफ देखने को मिल जाती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? वह केवल राज्यसभा के सदस्यों से जाता है? तो देखिए केवल एक रिजिड वर्ड है, इसलिए यहाँ पे यह आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन। वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है? ऐसा नहीं है, सम्मिलित सत्र में नहीं चुना जाता है। वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? जी नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, बल्कि इसका चुनाव आनुपातिक पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद, राज्यसभा मतलब लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें यूटी के रूप में अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो दिल्ली और पुदुचेरी जहां पे मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। चलिए अगले हम प्रश्न पर चलते हैं। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल,
हरियाणा जम्मू कश्मीर, गुजरात जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान, जम्मू कश्मीर हरियाणा राजस्थान पंजाब, जम्मू कश्मीर हिमाचल पंजाब राजस्थान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान। अगर आप कुछ भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से अगर देखें, मान लीजिए मैं इस तरीके से बना दूं, तो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, उसके ऊपर लद्दाख हो गया। तो इस तरीके से 2 यूनियन टेरिटरी और 3 स्टेट पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो पहले तो ये समझिए कुल्लू घाटी कहाँ मिलेगी आपको, कुल्लू मनाली जहाँ हम लोग सुनते हैं हिमाचल प्रदेश में, और ये कहाँ होगी, तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रखा गया है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट कैलाश। देखिए कंचनजंगा जो है कि इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगर हम ऑप्शन हटा देते हैं और अगर आपसे केवल ये पूछें भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो वर्तमान में कहाँ पे है, POK में है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। लेकिन ये कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है, इसलिए हम K2 को ही सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में आपको K2 दिया है, कंचनजंगा नहीं दिया है, तब तो K2 लगाइएगा। अगर K2 नहीं दिया है, कंचनजंगा दिया तो आप कंचनजंगा लगाएंगे। लेकिन अगर K2 और कंचनजंगा दोनों ही ऑप्शन देता है तो आपका ऑप्शन होना चाहिए K2। ध्यान से समझिए, K2 होना चाहिए अगर K2 और कंचनजंगा दोनों ऑप्शन देंगे तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है क्योंकि, अर्थात तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती, क्यों, वह वृष्टि छाया क्षेत्रों में रहता है, इस क्षेत्र में कोई पर्वत नहीं है, हवाएं इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती, या तापमान बहुत उच्च होता है जिससे हवाएं ठंडी नहीं हो पाती हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन कि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है। मान लीजिए अगर मैं दक्षिण भारत की एग्जाम्पल देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे तमिलनाडु है, और जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है भारत में, केरल, गोवा, कर्नाटक के तटों से टकराता है, तो यहाँ पे कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ से जो है कि जब वर्षा होती चली जाती है, तो ये क्या होता है, पहाड़ों के पीछे पड़ने वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे वर्षा नहीं पहुँच पाती है, सीधे सीधे जो है कि अरब सागर में निकल जाती है। और इसीलिए तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे मौसम कैसा रहता है, शुष्क रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। असम की कौन सी जाति है जो वसंत ऋतु में वैभव की देवी को बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्यौहार मनाती है। तो सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जा रहा है असम की कौन सी जाति बैखो त्यौहार मनाती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा राभा जाति बैखो त्यौहार मनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, बड़ग या कभी कभी बड़गा भी इसको लिख के आ जाता है कि ये जनजाति किस क्षेत्र में रहती है। आंध्र प्रदेश का तेलंगाना जिला, असम की उत्तरी कछार पहाड़ियाँ, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो जो बड़गा के लिए पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ। लेकिन नीलगिरी पहाड़ी में एक दूसरी जो है कि जनजाति होती है जो बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है, वो कहलाती है आपकी टोडा जनजाति। चलिए, और अगर हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें शोम्पेन भी देखने को मिलेगी, जारवा भी मिलेगी, अंडमानी भी मिलेगी। इस तरीके से 4-5 प्रकार की यहाँ पे जनजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है, यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में अपने अक्ष पर घूमता है, यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लग लेता है, या जिस गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसी गति से यह भी घूमता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यह पृथ्वी की जितनी समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उतने ही समय में यह भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी लगभग जो है कि अगर हम बात करें 28 दिन में ये पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, इसीलिए हमें एक जैसा प्रतीत होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के सीध में आ जाए मतलब नहीं होते हैं, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी जो है कि पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा जो है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगेगा। तो आपसे पूछा जाए चंद्र ग्रहण तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? देखिए सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कनिंघम, जिन्होंने 1853 में हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष खोजे थे। लेकिन दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा नाम के स्थल की सबसे पहले खोज की थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? यानी प्यार की जो रोमन देवी है उनके नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया है? तो वो हो जाएगा वीनस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? शुक्र कहते हैं। और इसी को सांझ का तारा या भोर का तारा इस तरीके के नामों से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? किससे संबंध है? जंगल की आग से, ज्वालामुखी और भूकंप से, तेलकूप की आग से या ताप विद्युत गृह से? सही जवाब हो जाएगा ज्वालामुखी एवं भूकंप से, जो सामान्यतः जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और अमेरिका के पश्चिमी तट यानी कि प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, द्रव्यमान स्थिर होता है, केवल भार कम हो जाता है, केवल द्रव्यमान कम होता है, या द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, द्रव्यमान स्थिर रहता है दोस्तों, केवल भार कम होता है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा इस पे 1/6 गुना जो है कि भार कम पाया जाता है, 1/6 हिस्सा। इसीलिए हमें चंद्रमा पे भार क्या होता है? महसूस नहीं होता है अपना। नेक्स्ट देखते हैं। रेल की पटरियों के नीचे जो चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी कि स्लीपर्स लगाए जाते हैं, जो कि अब सीमेंटेड होते हैं। अगर आप देखेंगे कि इस तरीके की पटरियां आ रही हैं रेलवे की, तो यहाँ पे नीचे जो है कि इस तरीके के स्लीपर्स लगा दिए जाते हैं कुछ दूरी पे, जिस पे सामान्यतः बच्चे इस पे चलते भी हैं गांव में जो है कि। तो ये क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाड़ी द्वारा जो उत्पन्न दबाव होता है उसको कम करने के लिए। यानी जब गाड़ी चलती है ट्रेन, तो ये पटरियां नीचे की ओर धंसती हैं और ये नीचे से ऊपर की ओर पुश करती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बना रहता है और ये जो स्लीपर्स होते हैं वो नीचे जमीन में नहीं धंसते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सहसंयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, समन्वयी उपसहसंयोजकता या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वैद्युत संयोजी बंध होता है सोडियम क्लोराइड अर्थात खाने वाले नमक में, NaCl में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या होती हैं? हाइड्रोजन नाभिक होंगे उसमें, ऋणात्मक रूप से अवशोषित आवेशित कण, या हीलियम नाभिक या ड्यूट्रॉन? तो सही जवाब हो जाएगा हीलियम नाभिक उसमें पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता पर, दादा पर, नाना पर, माता पर? तो देखिए बच्चे का लिंग जो है कि न तो दादा पर और न माता पर, तो इन पर तो निर्भर करेगा नहीं। देखिए माता के अगर हम गुणसूत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पे X होता है, पिता के गुणसूत्रों की बात करेंगे तो X और Y होता है। तो देखिए X जो है कि क्या होता है? माता और पिता में कॉमन होता है, तो सबसे मेन फैक्टर करता है कि Y जिस तरफ जाएगा वो लड़का हो जाएगा और Y अगर नहीं जाएगा तो लड़की हो जाएगी। तो बच्चों का लिंग जो है कि मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। यहां दे रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाने के लिए कह रहा है। देखिए डीएनए की संरचना को वाटसन साहब और क्रिक साहब ने दिया था, और अगर हम एबीओ रक्त समूह की बात करेंगे तो लैंड स्टीनर साहब ने दिया है, और अगर हम जंपिंग जीन की बात करेंगे तो बारबरा साहब ने दिया है, और अगर हम रेगुलेटरी जीन की बात करेंगे तो जैकब साहब ने दिया है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है एनर्जी का एक तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं, यानी कि जो सेल होती है उसकी एक्टिविटी को हम कैसे नियंत्रित करते हैं? क्लोरोप्लास्ट से, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा या साइटोप्लाज्मा या न्यूक्लियस द्वारा? तो देखिए न्यूक्लियस द्वारा केंद्रित किया जाता है, क्योंकि इसी में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है अर्थात आनुवंशिक पदार्थ, जिसके द्वारा कोशिका की जो भी गतिविधि होती है उसको हम नियंत्रित कर पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? पहली नगरी थी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, जबकि दूसरी ग्रामीण थी। यही जो है कि एक प्रमुख अंतर था, इसीलिए नगरी होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को अनार्य सभ्यता कहा जाता है। किस नाम की सभ्यता से जाना जाता है? अनार्य नाम की सभ्यता से। और अगर हम बात करेंगे कि जो दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण होने की वजह से ही इन्हें आर्य सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि ये कृषि का मुख्य पेशा अपनाते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं।
कोशिका भित्ति रहित यानी जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उस समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? तो देखिए ये विशेष रूप से पादप का ही गुण होता है, प्लांटी में तो ये पाया ही जाता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है सेल वॉल जिसमें नहीं पाई जाती, तो वो हो जाएगा जंतु यानी एनिमेलिया, यानी हम लोगों के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलबर्नी, क्योंकि यही भारत में आते हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। क्या नाम है दोस्तों? तहकीक-ए-हिंद। और इसका अगर हम हिंदी वर्जन करें तो इसका अर्थ होता है भारत की खोज करना या भारत की खोज। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? जयचंद, पृथ्वीराज तृतीय या कक्षाफल या बघेल भीम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बघेल भीम, जिसका दूसरा नाम क्या होता है जो इतिहास में मिलता है? तो मूलराज द्वितीय के नाम से इसको जाना जाता है, जो गुजरात का शासक था। कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। इसी ने 1178 में पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था और जयचंद के साथ 1194 में तराइन का युद्ध होता है। तो दोस्तों जयचंद के साथ इसका 1194 में तराइन नहीं बल्कि चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है? जयचंद हार जाता है। और पृथ्वीराज तृतीय के साथ 1191 और 1192 के 2 तराइन युद्ध करता है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें दोनों में पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित नहीं है? दास राजवंश से संबंधित है? तो देखिए हुमायूं और अकबर दोनों ही मुगल सम्राट के थे और अहमद शाह अब्दाली एक अफगानी शासक था, जिस पे आपने संजय दत्त की एक मूवी भी देखी होगी। और इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, जो मोहम्मद गौरी के साथ साथ इब्न बतूता कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कि दामाद था और दास भी था। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव पड़ा? यानी कि शिवाजी को बचपन में जो है कि सबसे अधिक कौन प्रभावित कर पाता था? उनकी माता जीजाबाई और उनके गुरु कोंडदेव। तो इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सेकंड और थर्ड। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है कि प्रशासनिक सेवा हुई थी, यानी इसी को जनक भी माना जाता है। और ये 1786 से लेकर 1793 तक भारत में गवर्नर जनरल थे और इसी 1793 में इनके द्वारा एक कॉर्नवालिस कोड लाया गया था। कौन सा कोड लाया गया था? कॉर्नवालिस कोड लाया गया था, जिसके माध्यम से इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया था। और कॉर्नवालिस साहब ने ही जो है कि क्या किया था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्या लागू किया था दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त लागू किया था इन्होंने। तो चलिए ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसी के साथ ये सीरीज सेकंड पार्ट समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी ही आपको नेक्स्ट डे शेड्यूल में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर और भी किस तरीके के आप इसमें प्रश्न देखना चाहते हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि सभी सब्जेक्ट का समाहित किया जाए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट, इनको भी समाहित करते हुए हम चल रहे हैं। तो और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।